बुरुंडी एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोगों ने सदियों तक पावरफुल एम्पायर्स, पावरफुल किंग्स, कॉलोनियल पावर्स, ब्रूटल सिविल वॉर और विनाशकारी जेनोसाइड तक को देखा है। एक ऐसा देश जो कभी अपने ग्लोरियस हिस्ट्री के लिए जाना जाता था, लेकिन आज गरीबी और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। बुरुंडी की गरीबी सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्टोरिकल जर्नी छिपी हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुरुंडी की हिस्ट्री की पूरी कहानी, एक पावरफुल एम्पायर से लेकर कॉलोनियल गुलामी, आजादी की लड़ाई और खूनी संघर्ष तक। बुरुंडी की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। यहाँ की मेजर जातीय कम्युनिटी हुतू, तुत्सी और टवा है, लेकिन धीरे धीरे तुत्सी कम्युनिटी ने सत्ता पर कंट्रोल ले लिया। हुतूज फार्मर थे, वे फार्मिंग पर निर्भर रहते थे। तुत्सी पशुपालक थे और टवा हंटर थे, वो हंटिंग के लिए जाने जाते थे। 17वीं सेंचुरी में बुरुंडी में तुत्सी कम्युनिटी के राजाओं ने एक ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर की नींव रखी। यहाँ पर उस टाइम राजा को मवामी कहा जाता था। यह एम्पायर मिलिट्री पावर, एग्रीकल्चर और पशुपालन पर बेस्ड था। राजा का पावर उसकी विशालकाय ड्रमों से मानी जाती थी। कहा जाता है कि जब ये ड्रम बजते थे तो पूरे देश में सत्ता का मैसेज पहुंच जाता था और किंग्स पावर का अनुमान लग जाता था। लेकिन 19वीं सदी के अंत में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स धीरे धीरे अफ्रीका की ओर बढ़ने लगी और साल 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपियन पावर्स के द्वारा अफ्रीका का पार्टीशन कर दिया गया। इसके बाद साल 1890 में जर्मनी ने बुरुंडी और रवांडा पर कब्जा कर लिया और इसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा बना दिया गया। यहाँ पर जर्मनी ने कॉफी का उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, स्पेशली जो फार्मर थे, उनसे जर्मनी के द्वारा जबरन टैक्स वसूला जाने लगा और जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था और उनसे जबरन खेतों में काम कराया जाता था। इसके अलावा भी उनके द्वारा यहाँ के लोगों से फैक्ट्रियों में घंटों तक काम कराया जाता था। इनको काफी सताया जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी और अलाइड पावर्स बेल्जियम के बीच विवाद छिड़ गया। इसके बाद सितंबर 1915 में जर्मन आर्मी ने बेल्जियम के कांगो में लुबुंगी पर हमला कर दिया। जर्मनी और बेल्जियम के बीच ये युद्ध काफी दिनों तक चला, लेकिन बेल्जियम ने जर्मनी को हराकर 17 जून 1916 को बुरुंडी की कैपिटल जितेगा पर कब्जा कर लिया और एग्जैक्ट 10 दिनों बाद वहां के राजाओं ने भी बेल्जियम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। धीरे धीरे पूरे बुरुंडी पर बेल्जियम ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ एक नया चैप्टर जिसने बुरुंडी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद यहाँ के लोगों को और ज्यादा सताया जाने लगा। यहाँ के फार्मर से जबरन कॉफी की खेती कराया जाने लगा और जर्मनी की तुलना में और ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा। बेल्जियम के द्वारा जातीय आईडी कार्ड लागू किया गया, जिससे यहाँ पर और ज्यादा भेदभाव बढ़ने लगा। तुत्सी कम्युनिटी को पावर में रखकर हुतुज को दबाया जाने लगा। यही सोशल इनइक्वालिटी आगे चलकर जेनोसाइड की एक बड़ी कारण बन गई। इसके बाद साल 1959 में बुरुंडी के पड़ोसी देश रवांडा में हुतुज की फ्रीडम के लिए हुतुज क्रांति छिड़ गई और वहां से हजारों की तादाद तुत्सी कम्युनिटी के लोग बुरुंडी में भाग आए। इसी बीच साल 1960 में बुरुंडी में पहली पॉलिटिकल पार्टी यूनियन फॉर नेशन प्रोग्रेस उभर कर आगे आई, जिसको लुइस रुवागासोर लीड कर रहे थे। ये भी तुत्सी कम्युनिटी के ही थे, लेकिन सभी कम्युनिटी को एकजुट करने की बात कर रहे थे। और एक पार्टी थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो केवल तुत्सी कम्युनिटी के हक में बात करती थी। इसलिए बेल्जियम द्वारा यूनियन फॉर नेशन प्रोग्रेस पार्टी को वीक करने के लिए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को फंडिंग भी दिया गया। बेल्जियम चाहता था कि बुरुंडी के फ्रीडम के बाद भी उसका ही यहाँ पर रूल चले। सितंबर 1961 में इलेक्शन हुए और यूनियन फॉर नेशन प्रोग्रेस पार्टी ने 80% सीट्स जीत गई और लुइस रुवागासोर यहाँ के पीएम बन गए। लेकिन 13 अक्टूबर 1961 को एक ग्रीक सिटीजन द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया, जिसे आज भी बेल्जियम और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का साजिश बताया जाता है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि लुइस रुवागासोर बुरुंडी के गांधी थे। उनकी मर्डर ने देश को यूनिटी के बजाय डिवीजन की ओर पुश कर दिया। बेल्जियम ने डिवीजन एंड रूल की नीति अपनाया और फिर तुत्सी कम्युनिटी के किंग मुआम्बू उत्सा फोर्स को पावर में कर दिया। बेल्जियम ने 1 जुलाई 1962 को बुरुंडी को फ्रीडम तो दे दी, लेकिन ये फ्रीडम केवल नाम का था। किंग मुआम्बू उत्सा तुत्सी कम्युनिटी के हाथ की पुतली बन गए और फिर से तुत्सी कम्युनिटी का ही सत्ता पर कंट्रोल हो गया। फिर साल 1965 में चुनाव हुआ और इसमें हुतुज की जीत हो गई, लेकिन आर्मी द्वारा संसद को डिसॉल्व कर दिया गया। हुतुज लीडर्स का मर्डर कर दिया गया और फिर से तुत्सी कम्युनिटी को ही पावर में कर दिया गया। फिर अप्रैल 1972 में हुतुज कम्युनिटी के द्वारा मूवमेंट छेड़ दिया गया। इनका सीधा सा मकसद था तुत्सी कम्युनिटी को पावर से बाहर करना और हुतुज को इक्वल राइट्स मिलना। लेकिन इस मूवमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट
का रिस्पॉन्ड था। उस समय के राष्ट्रपति मिशेल माइकोम्ब्रो ने ऑपरेशन टेरर चलाया, जिसमें हुतुज कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन के मारा गया। इस जेनोसाइड में लगभग 1 लाख से 3 लाख हुतुज कम्युनिटी के लोग मारे गए थे और लगभग 3 लाख लोग तंजानिया, रवांडा और DRC भाग गए और लगभग 3 लाख लोग गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गए, उनका क्या हुआ। इस जेनोसाइड ने बुरुंडी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जून 1993 में बुरुंडी में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और एक हुतुज कम्युनिटी के लीडर मेल्चियोर नडाडे की जीत हुई, लेकिन इस बार भी तुत्सी कंट्रोल्ड आर्मी ने नडाडे की मर्डर कर दी और इनकी मर्डर होते ही सिविल वॉर छिड़ गया। जातीय वायलेंस होने लगे। हुतुज ने तुत्सी पर और तुत्सी ने हुतुज पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। 3 महीनों में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। 3 लाख से अधिक लोग आसपास की कंट्रीज में भाग गए। साल 1996 में तुत्सी कंट्रोल्ड आर्मी ने बुजुम्बुरा में 3000 हुतुज कम्युनिटी के लोगों को चर्च में जिंदा जला दिया। साल 1999 में हुतुज कम्युनिटी के रेबेल्स ने गटुम्बा में 200 तुत्सी कम्युनिटी के लोगों का कत्लेआम कर दिया। फिर इसके बाद साल 2000 में यूनाइटेड नेशन के दबाव में द अरुसा एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें हुतुज और तुत्सी को पावर में इक्वल राइट्स, रेबेल ग्रुप्स को गवर्नमेंट में शामिल कराना और डेमोक्रेटिक इलेक्शन का प्रॉमिस किया गया। लेकिन FNL और CNDD FDD जैसे मेजर रेबेल्स ग्रुप ने इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। वायलेंस और जेनोसाइड कंटिन्यू रखा और साल 2003 आते आते CNDD FDD ने देश के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। रिस्पॉन्ड में तुत्सी आर्मी ने स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसमें जितने भी हुतुज कम्युनिटी के विलेजेस थे उसको जलाना शुरू कर दिया। हुतुज कम्युनिटी के लोगों को रेबेल सपोर्टर्स बताकर मारने लगे और भी चीजें। साल 2004 की एक बहुत ही पॉपुलर घटना है गतांग नरसंहार, जिसमें 160 हुतुज को चर्च में घुसाकर मार दिया गया था और इसके बाद फिर से सिविल वॉर छिड़ गया। कई रिपोर्ट के अनुसार इस सिविल वॉर में बुरुंडी के हर 10 में से एक व्यक्ति मारा गया था। आज भी बुरुंडी के लोग इस डार्कनेस को नहीं भूल पाए हैं। साल 2005 आते आते यह सिविल वॉर बंद हो गया और इसी साल CNDD FDD के लीडर पियरे नकुरुंजीजा राष्ट्रपति बने और उन्होंने सारे सरकारी जगहों पर साथ ही आर्मी के अंदर भी इक्वल जगह देने का प्रॉमिस किया। लेकिन उनके ही रूल में बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स पर फेक एलिगेशन लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। फिर आता है साल 2010। इस साल मई जून महीने में इलेक्शन होते हैं। पहले से ही पियरे पावर में थे और फिर से इन्हीं की जीत हो गई। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे उनके द्वारा इस इलेक्शन को इलीगल बताया गया। इलेक्शन कमीशन पर भी ब्लेम किया गया। इस पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्ड भी आए। यूरोपियन यूनियन और US द्वारा इस इलेक्शन को अनफेयर बताया गया और अफ्रीकन यूनियन ने इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज तो किया लेकिन रिजल्ट को एक्सेप्ट किया और दूसरी बार फिर से पियरे नकुरुंजीजा राष्ट्रपति बन गए। इस बार पावर में आने के बाद पियरे पिछली बार की तुलना में अपोजिशन लीडर्स पर और ज्यादा कंट्रोल करने लगे। मीडिया के फ्रीडम पर भी अंकुश लगा दिए। बेरोजगारी और गरीबी पहले से ही थी, अब और बढ़ने लगी। इनके इस रवैये के कारण बहुत सारे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए। फिर आया साल 2015, फिर से बुरुंडी के इलेक्शन हुए और फिर से थर्ड टाइम पियरे नकुरुंजीजा इलेक्शन में खड़े हुए, जो वहां के संविधान के खिलाफ था। बुरुंडी का संविधान एक पर्सन को 2 बार ही राष्ट्रपति बनने का अनुमति देता था और पियरे नकुरुंजीजा 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। लेकिन इसके बावजूद थर्ड टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने इस पे लॉजिक दिया कि पहली बार राष्ट्रपति सांसद द्वारा चुने गए थे, इसलिए वो कार्यकाल नहीं गिना जाना चाहिए, वो तीसरी बार चुनाव लड़ सकते हैं। अप्रैल 2015 में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर उनके सपोर्टर्स और पुलिस द्वारा वायलेंट एक्शन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। गवर्नमेंट ने रेडियो स्टेशन को बैन कर दिया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया ताकि प्रोटेस्ट की खबरें बाहर न जा सके। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी इलेक्शन हुए और फिर से 21 जुलाई 2015 को पियरे 69% वोट से जीत गए। इस इलेक्शन में पोलिंग रेट केवल 29% ही थी, क्योंकि इनके इस रवैये से पब्लिक भी नाखुश थी। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन ने इलेक्शन को इलीगल बताया और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए। यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स वायलेंस की निंदा की। ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी ने बातचीत के जरिए क्राइसिस को सोल्व करने की भी ट्राई करा, लेकिन पियरे नकुरुंजीजा ने समझौता से इनकार कर दिया और फिर से सिविल वॉर छिड़ गया। 2015 से 2017 के बीच 1200 से अधिक लोग मारे गए और 4 लाख से अधिक लोग पड़ोसी देशों में शरण ले लिए। गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडर्स और ह्यूमन राइट्स वर्कर्स पर सेंसर लगा दी और कितनों को तो देश से भी निकाल दिया गया। साल 2018 में राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा ने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति कार्यकाल को बढ़ा करके 7 बार कर दिया, ताकि वो 2035 तक पावर में रह सके। इनके इस मूव से बुरुंडी की GDP 4% तक गिर गई और देश डिक्टेटरशिप की ओर जाने लगा। लेकिन 8 जून 2020 को पियरे नकुरुंजीजा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में कोविड को भी कारण बताया जाता है।
है। 18 जून 2020 को एवरिस्टे नदीसीमीय बुरुंडी के नए राष्ट्रपति बने और इन्होंने शांति और सुधार का प्रॉमिस किया, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, मीडिया को भी दबाया गया। हालांकि साल 2021 में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के साथ फिर से बातचीत शुरू की, जिसके कारण कुछ सैंक्शंस भी हटाए गए। साल 2022 में IMF ने $230 मिलियन लोन पैकेज अप्रूव किया। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 तक लगभग ऑपोजिशन के 300 पॉलिटिकल लीडर्स जेलों में बंद थे। 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार बुरुंडी की GDP $2.64 बिलियन है, GDP पर कैपिटा $193 है और यहाँ की जनसंख्या 1.3 करोड़ है। 80% आबादी फार्मिंग पर निर्भर है, 74% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे है और 50% लोग अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 5 वर्ष से कम एज के बच्चों में मोरालिटी रेट प्रति 1000 लोगों पर 82 है, यानी कि अगर बुरुंडी में 1000 लोगों की डेथ होती है तो उनमें 82 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, जिनमें ज्यादातर की डेथ भूख की वजह से होती है। बुरुंडी में हर 20 में से एक व्यक्ति की मौत कुपोषण या खाना न खाने की वजह से होती है। यहाँ की सड़कों पर कई लोग भूख से बेहोशी की हालत में देखे जाते हैं। आपने भी कई सारे ब्लॉग्स वीडियोज में देखा होगा। यहाँ पर गंदगी तो आम बात है, लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पर उनके घर हैं, वहीं पर आपको ढेर सारा कचरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे जगहों पर बिजली नहीं है, इनफैक्ट बहुत लोगों के पास अपना खुद का घर तक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की लोगों की एवरेज लाइफ 49 वर्ष है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बुरुंडी में हर 35,000 लोगों के लिए केवल एक डॉक्टर ही अवेलेबल है। भीख मांगना यहाँ पर तो आम बात है। अगर कोई बाहरी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं तो उनको भीख मांगने वाले बच्चे और लोग घेर लेते हैं। यहाँ पर केवल 25% बच्चे ही स्कूल जाते हैं और केवल 1% यूनिवर्सिटी जा पाते हैं। अभी भी बुरुंडी का नाम वर्ल्ड के मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज में आता है। 5 जून 2025 को बुरुंडी में इलेक्शन होने ही वाला है। देखिए इस बार पावर में कौन आता है और बुरुंडी की गरीबी दर कम होती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।